हेलो स्टूडेंट्स, आप कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे और पढ़ाई भी आपका अच्छी तरीके से चल रहा होगा। आज हम आपको सामाजिक एवं राजनैतिक जीवन में हम आपको पढ़ा रहे हैं संविधान। तो संविधान है क्या? संविधान कहते किसको हैं? संविधान की आखिर क्या जरूरत है? हम इन सबों की जानकारी लेंगे, लेकिन इसकी जानकारी लेने के पहले हम ये समझना चाहेंगे और फिर हम आएंगे अपने तथ्यों के ऊपर। फुटबॉल का मैच आपने देखा होगा या आपने फुटबॉल खेला होगा, तो उसमें क्या नियम होता है? अनेक प्रकार के नियम होते हैं। खिलाड़ियों के लिए एक उसमें नियम भी है कि अगर हाथों से गेंद को लग जाए, बाहों से गेंद को लग जाए, तो वो फाउल माना जाता है। वो रेफरी जो होते हैं उसको गलत करार देते हैं। लेकिन ये भी नियम है कि केवल उसका गोलकीपर होता है, वो उस गेंद को हाथ लगा करके भी पकड़ सकता है। वो उसके लिए सब जायज है। क्रिकेट के खेलों में देखते होंगे अलग अलग प्रकार के नियम हैं। कबड्डी के खेलों में देखते होंगे अलग अलग प्रकार के नियम हैं। यानी तमाम जितने भी खेल हैं उसमें आपने देखा होगा कि उसकी अलग नियमावली होती है और सबकी अलग अलग रूपरेखा तैयार की जाती है। यही जो है उनके खेलों में अंतर करता है कि ये कबड्डी का खेल है, फुटबॉल का खेल है, ये हॉकी का खेल है। तमाम ये नियम ही उसको अलग अलग बाइफरकेट करते हैं। वैसे ही हमारा समाज है। पूरा समाज में अलग अलग प्रकार के रीतियों, अलग अलग प्रकार के धर्मों, अलग अलग प्रकार के जातिगत व्यवस्थाएं हैं और उनकी अलग अलग प्रकार के नियमों हैं। तो अब क्या है कि यही उनको अलग अलग रूपों में बांटता है। लेकिन इन अलग अलग रूपों में बांटता है तो पूरा भारत एक छोटा सा तो है नहीं कि चलो सब जगह के लिए एक ही हम नियम बना दें और वो चलता है। हाँ, ये छोटे छोटे समुदायों में सब जगह बंटे हुए हैं। तो उन समुदायों में जो बटे हुए हैं उनका नियम कुछ अलग है, उनका नियम कुछ अलग है, उनका नियम कुछ अलग है। लेकिन पूरे भारत को चलाना है तब क्या करना पड़ेगा? तो आपसी सहमति बना करके जो नियम बनाए जाते हैं, आपसी सहमति बना करके जो नियम बनाए जाते हैं उनको कानून का रूप दिया जाता है, जो हमारे देश को चलाने के लिए उसमें सभी के लिए मान्य हो ऐसी व्यवस्थाएं बनाई जाती हैं। तो हम कहेंगे कि वो नियमावली का जो संग्रह जो हो जाता है, वो कानूनों का जो संग्रह हो जाता है, अर्थात संविधान है, उसी को कहा गया संविधान। लेकिन संविधान ऐसे ही नहीं कह देंगे कि उसको हम संविधान कह दिया। अगर हम कहें कि संविधान क्या है तो वो क्या हो गया? जो भी उसको सभी एक सहमति बना करके जो उसका मानने को तैयार हुए कि हाँ भाई हम मानेंगे, तो उनको एक लिखित बना दिया गया, एक दस्तावेज का रूप दे दिया गया। एक दस्तावेज का रूप दे दिया गया तो हम कहेंगे क्या चीज? अब इसको हम निकालते हैं परिभाषाएं बना करके कि संविधान कहते किसको हैं। तो हम कहें कि संविधान एक लिखित दस्तावेज है। संविधान एक लिखित दस्तावेज है जिसमें नियमों और कानूनों को लिखित रूप में रखा जाता है, संरक्षित किया जाता है, ताकि कानून व्यवस्था सुचारू ढंग से बने। तो संविधान क्या है? यह एक लिखित दस्तावेज है जिसमें नियमों और कानूनों को लिखित रूप में रखा जाता है, संरक्षित किया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि संविधान हम किसको कहेंगे। संविधान एक दस्तावेज है। क्या चीज का दस्तावेज है भाई? तो नियमों और कानूनों को उसमें
लिपिबद्ध किया है, लिखा गया है, और वो मोटी किताब बन गई। अब ऐसा नहीं है कि सब एक ही बार में लिख लिया गया, एक बार में बना लिया गया संविधान, फिर जैसे जैसे ज़रूरत पड़ी समाज को वैसे वैसे नए चीज़ को ऐड किया गया, तो वो सब दस्तावेजों में नियम और कानूनों को संग्रह कर दिया गया, इसे हम संविधान कहेंगे। अब संविधान की जरूरत क्यों पड़ी? अब सवाल उठता है कि संविधान की जरूरत क्यों पड़ी। सवाल आएगा आपको लिखने के लिए कि संविधान की जरूरत क्यों पड़ी, तो आप क्या लिखेंगे? तो जितना हम लोग अभी सीखे उसी में से हम लोग निकालने का प्रयास करते हैं। हमने क्या बताया? भिन्न भिन्न प्रकार के समुदाय हैं, उनके नियमें अलग हैं, उनके धर्म अलग हैं, उनकी व्यवस्थाएं अलग हैं, तो उनके अधिकारों की रक्षा करना पड़ेगा ना। अब ऐसा नहीं कि ऐसा बनाने कि उनके लिए अच्छा हो गया, उनके लिए खराब हो गया, नहीं, ऐसे सर्वमान्य बनाना पड़ेगा कि सबके अधिकारों की रक्षा हो। तो पहला संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है, तो हमारा एक पॉइंट निकल करके आया, नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है। क्या? नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है। फिर हम देखें कि कानून के शासन, कानून का शासन, जो आपने व्यवस्थाएं बनाई, जो नियमें बनाए, वो कानून के रूप में लागू हो गया, तो कानून के शासन बनाए रखने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है। कानून के शासन बनाए रखने के लिए संविधान की जरूरत पड़ती है। हम तीसरा पॉइंट लाएंगे कि अगर हम मान लेते हैं कि ठीक है, सब नियमों को मानने को तैयार हो गए और हम किन्हीं को प्रधानमंत्री बना दिए, राष्ट्रपति बना दिए, तो ऐसा नहीं हो कि हमने पावर दे दिया उनको और वो मनमानी करना शुरू कर दें। तो उसके लिए संविधान हमारा क्या कहता है कि सत्ता का दुरुपयोग ना हो, सत्ता का दुरुपयोग ना हो। कोई ऐसा नहीं है कि सत्ता के मध्य में आकर के और उलूल फुजूल जो काम करना शुरू करने, ऐसा नहीं, उस पर संविधान ही अंकुश लगाता है। तो तीसरा पॉइंट अपना क्या निकला कि सत्ता का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए संविधान जरूरी है। और चौथा, बैलेंस लाने के लिए, स्थिरता लाने के लिए। ऐसा नहीं कि कहीं पर हम एकदम उनको फ्री छोड़ दिया, कहीं पर उनको ज़्यादा मतलब कि हार्डनेस रूप से वो उनको तंग करना शुरू कर दिया, नहीं। स्थिरता, संविधान क्या करता है? स्थिरता लाने में मदद करता है, सबको बैलेंस करता है। तो हमने 4 पॉइंट देखा कि संविधान की जरूरत क्यों पड़ती है। तो नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करने के लिए संविधान की जरूरत है, कानून के शासन व्यवस्था को बनाए रखने के लिए संविधान की जरूरत है। हम तीसरा पॉइंट में देखेंगे कि सत्ता का दुरुपयोग ना हो, इसके लिए संविधान की जरूरत है, और स्थिरता को कायम करने के लिए संविधान की जरूरत है। अब हम यहाँ पर देखें कि संविधान सभा का गठन की मांग कब हुआ था हमारे भारत में? आखिर जो संविधान, ऐसा तो नहीं है कि पहले ही से बन करके रखा हुआ था। भारत में बहुत से आंदोलन हुए स्वतंत्रता के लिए, लेकिन जैसे जैसे आंदोलन हो रहे थे और भारतीय लोगों को लग रहा था, आंदोलनकारियों को, कि हम अब स्वतंत्र हो जाएंगे, तो उनकी ज़रूरत पड़ी कि एक हमारा ऐसा कानून चलाने के लिए, कानून को संरक्षित करने के लिए एक दस्तावेज हम लोगों को तैयार करना होगा, तो इसकी मांग उठाना जरूरी है। तो संविधान सभा की गठन की मांग सर्वप्रथम भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने 1934 ईस्वी में उठाया था। अगर आपका सवाल हो कि संविधान सभा के गठन की मांग सर्वप्रथम किसने उठाया, तो इसका आंसर हो जाएगा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने। और कब उठाया, तो 1934 ईस्वी में। ये आपका ऑब्जेक्टिव सवाल बनेगा। अब
संविधान सभा के गठन की तो मांग रख गया, उठाया गया, प्रश्न किया गया कि भाई हमको संविधान सभा गठन करने के लिए हमको आदेश दिया जाए। तो 34 में उठाया गया और 12 वर्ष बीत गया। समझिए कितना परेशानियां आई होंगी। 12 वर्ष बीत गया और 1946 में, और वो भी दिसंबर 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। 1946 में संविधान सभा का गठन किया गया। इतना आसान से अपना संविधान नहीं बना है। उसके पीछे हमारे भारत के क्रांतिकारी वीरों ने बहुत अपना बहुमूल्य सारा चीज झोंका है, तब जाकर के अपना संविधान बना है। अब बात करें हम कि अपने देश में संविधान की तो बात कर लिया, लेकिन अपना जो पड़ोसी का भी बात लेने, जैसे नेपाल अपना पड़ोसी देश है, तो नेपाल में भी क्या था, वही कंडीशन था, राजतंत्र था वहां। और राजतंत्र था तो राजतंत्र में राजा जो था से अपना मनमानी वो किया करते थे, जो उनकी मर्जी आती, जैसे मर्जी आती, जो उनको आदेश देना होता, जो उनको लगता कि ये काम अच्छा है, वो अपने हिसाब से वो कर देते थे। उनको ज़्यादा कोई रोकने वाला नहीं था। अरे भाई रोकेगा कौन? जहाँ पर नियम और कानून होंगे तब ना, जो सबके द्वारा बनाए गए हैं और सब लोग कहें कि हाँ भाई हम मानेंगे, तब ना जा करके रुकेगा। वहाँ राजा है, सिंगल है, वो अब जो एकदम जो अपना करना है उसको वो करेगा ही। तो इसकी वहाँ पर भी बहुत विद्रोह हो रहा था। वहाँ पर माओवादी एक संगठन था और भी छोटे छोटे संगठन थे जो वहाँ पर भी लोकतंत्र की मांग करते थे, लेकिन उनको बार बार कुचल दिया जाता था, वो उनकी मांगे मानी नहीं जाती थी। तो संघर्ष करते करते, देखो कहा गया है ना, बार बार कहते हैं कि संघर्ष करते रहिए। जितना आप संघर्ष करेंगे उतने ही आपका आउटपुट निकलेगा। जिसके लिए जो संघर्ष करेंगे, जितना बढ़िया संघर्ष करेंगे उतना ही आउटपुट निकलेगा। अगर बड़ी सफलता चाहते हैं तो बड़ा संघर्ष करना पड़ेगा। तो वहां के माओवादी जो संगठन था बहुत ज्यादा उसने संघर्ष किया। अब 1990 ईस्वी में वहां पर लोकतंत्र की स्थापना किया गया। कहाँ? नेपाल में। 1990 ईस्वी में लोकतंत्र की स्थापना किया गया। अब सवाल आएगा कि नेपाल में लोकतंत्र की प्रथम स्थापना कब किया गया था? 1990 में। कब किया गया था? 1990 में। और 2002 की बात करें, देखिए क्या मतलब कि सटीक बैठता है। हमारे यहाँ संविधान के लिए गठन जो मांग उठाई गई थी 1934 में, और बना कितना? 1946 में। कितना? 12 सालों के बाद में। अब नेपाल में भी देखिए 1990 में बना। 1990 में बना क्या? लोकतंत्र तो बना, लेकिन 2002 में, अक्टूबर 2002 में, यहां भी 12 था, अक्टूबर 2002 में राजा जो ज्ञानेंद्र थे वो धीरे धीरे लोकतंत्र से अलग हट करके पूरी सत्ता अपना हाथों में लेना चाहते थे। उस समय जो बना था, आपको जैसे बताएं कि पहले क्या था? राजतंत्र, और राजतंत्र से वो आया लोकतंत्र में। अब लोकतंत्र में जैसे ही आया तो उसने क्या किया? पूर्णतः उसको तो जो मनमानी था, जो अपने से जो कार्य करने की आदत थी, वो जाएगा तो नहीं। तो वहां मंत्री परिषद भी बनाया गया और राजा कहा गया। 1990 में जब बना तो कहा गया कि एक मंत्री परिषद होगा लोकतंत्र में, और मुख्य रूप से कौन होगा? राजा होगा, और दोनों मिल करके सत्ता पर शासन करेंगे। दोनों मिल करके सत्ता पर शासन करेंगे। लेकिन धीरे धीरे राजा ने 2002 अक्टूबर 2002 तक
वो क्या करना शुरू कर दिया, मनमानी फिर से करना शुरू कर दिया। और स्थिति ऐसी आई 2005 में कि पूर्ण रूप से 2005 में तो पूर्ण रूप से समझिए कि मंत्री परिषद कहाँ चला गया, कोई अता पता नहीं। आप पूरा शासन की बागडोर अपने हाथों में ले लिया वो राजा ज्ञानेंद्र। अब उसने क्या किया कि जो माओवादी जो संगठन थे, सुधार के नाम पर कि हम नेपाल राज्य को, हम नेपाल देश को सुधार करेंगे, जहाँ तहाँ असंवैधानिक व्यवस्था उसको हम दुरुस्त करेंगे, जो क्रांतिकारी टाइप का जो दल था वहाँ, उन पर वो हमला करना शुरू किया, उनको दिक्कत पहुंचाना शुरू किया। नतीजतन क्या हो गया कि एक बार पुनः उन सभी दलों ने जो नेपाल को लोकतंत्र बनाना चाहते थे, पूर्णतः 12 सूत्री मांग तैयार किया और अपना संघर्ष को और बढ़ा दिया। पूरा संघर्ष बढ़ गया। अब इतना ज्यादा संघर्ष हुआ, आप समझ सकते होंगे कि संघर्ष कितना हो रहा होगा, कितनी उनकी समस्याएं आ रही होगी। अंततः 2006 में राजा उब गया और उसने सोचा कि लगता है कि अब हमें अलग हटना ही होगा और इन लोगों के हाथों में नेपाल की बागडोर को देना होगा। तो 2006 में अप्रैल 2006 में राजा ने तृतीय संसद बहाल किया, वहां तृतीय संसद बहाल किया और उसने सरकार बनाने का मौका दिया। किसको मौका दिया? राजनैतिक दलों को। अब सवाल उठता है, यहां पर प्रश्न बनेगा कि 2006 में कितने राजनैतिक संगठन थे। सॉरी, ऐसा सवाल बनाइए इसको कि 2006 में नेपाल के राजनैतिक संगठनों ने कितनी सूत्री मांगों का उसने दस्तावेज बनाया था। तो आंसर क्या होगा? 12 सूत्री मांग किया था उसने। 2006 में ही नेपाल के राजा ने न्योता दिया कि आओ भाई, अब हम चले साइड में, अब तुम जो हो अपना राज्य काज संभालो, अब तुम लोग जो दल हो अपना देश में शासन करो। लेकिन फिर भी बुलाया तो हुआ सब सही, लेकिन पूर्णतः राजतंत्र की जो समाप्ति आया, राजतंत्र वहां से जो समापन का घोषणा हुआ 2008 में हुआ। देखिए, इतना होने के बाद भी 2 साल हो गए। तो ये 2008 में राजतंत्र समाप्त कर दिया गया, अब पूर्णतः लोकतंत्र बहाल हुआ। अब यहां भी सवाल बनेगा, पूछा जाएगा कि नेपाल में पूर्णतः राजतंत्र को समाप्त करके लोकतंत्र की स्थापना कब की गई थी? 2008 में। राजा ने राजनीतिक दलों को कब लोकतंत्र द्वारा स्थापित देश को चलाने के लिए राजनीतिक दलों को आमंत्रण किया था? 2006 में। 2008 में पूर्णतः लोकतंत्र हुआ। अब लोकतंत्र बहाल हो गया, लेकिन अभी भी वहां पर अपना देश के कानून को चलाने के लिए कोई नया संविधान नहीं था। संविधान था, वो पहले बनाया गया था 1990 में जो कायम था ना, वो संविधान था। उसमें क्या था? उसमें था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा और मंत्री परिषद के पास में होगी, ये था उसमें। माने अब वो मंत्री परिषद उतना ज्यादा उसमें इन्वॉल्व नहीं होगा, गौन होगा पूर्णतः। माने कहिए ये कि मंत्री परिषद थे लेकिन उतना वैल्यूएबल नहीं थे, यानी हम कहें कि पूर्णतः जो वहां सर्वोच्च सत्ता था किसका था? राजा का। माने 1990 का जो संविधान जो बनाया गया था उसमें यही कहा गया था कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा के ही पास में होगी, लेकिन एक मंत्री परिषद भी होगा। तो अब जैसे इसमें सवाल आपको उठेगा, सवाल बनेगा, देखिए क्या सवाल बनेगा कि 1990 में बना नेपाल का संविधान किस सिद्धांत पर आधारित था? किस सिद्धांत पर आधारित था? और ऑप्शन दे देगा। ए ऑप्शन में सत्ता की सर्वोच्च सत्ता मंत्री परिषद के पास में थी। दूसरा ऑप्शन दे देगा बी में सत्ता की सर्वोच्च सत्ता जो है राजा के पास में होगी।
तीसरा ऑप्शन दे देगा सी में, सत्ता की सर्वोच्च सत्ता जनता के पास में होगी। डी में ऑप्शन दे देगा शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा और मंत्रिपरिषद के पास में होगी। अब क्या बनेगा इसमें? अब यहां पर देखें कि क्या, अब इसमें है कि शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता के पास में होगी, अब लगेगा कि ये भी होगा। शासन की सर्वोच्च सत्ता मंत्रिपरिषद के पास में होगी, लगेगा कि ये भी होगा। देखिए, ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन ऐसा होता है, लगता है कि सब सही है। अब कहेगा कि शासन की सर्वोच्च सत्ता जनता के पास में होगी, लगेगा कि तो भाई और भी सही है। लेकिन इसका सही आंसर होगा कि शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा और मंत्रिपरिषद के पास में थी। शासन की सर्वोच्च सत्ता राजा और मंत्रिपरिषद के पास में थी। तो इतना समझ चुके होंगे। हम बात कर रहे थे नेपाल की, तो वहाँ पूर्णतः जो संविधान जो बना देश को चलाने के लिए, वो आपका तैयार हुआ, लागू हुआ 2015 में। देखिए, 2008 में पूर्णतः वहाँ पर राजतंत्र की समाप्ति हुई और 7 साल लग गया नया संविधान को अपनाने में। 2015 में वहाँ पर अपनी मतलब कि संविधान को अपनाया गया। तो ये तमाम हम लोग मतलब कि जानकारियाँ लिए नेपाल से। इसको लेना इसलिए आवश्यक था कि हमारा पड़ोसी है और उसका कंडीशन और हमारे यहाँ का कंडीशन जो था, दोनों में एक रूप से समानता था पहले, तो इसलिए पुस्तकों में ये दोनों को एक साथ ऐड मतलब कि किया है। तो इसका भी यहाँ पर हमने गणना किया और ऑब्जेक्टिव टाइप का क्वेश्चन कैसे हम बनाएंगे, इसको भी आपको हमने बतलाया। तो आज हम इतना ही, फिर वीडियो लंबा हो जाएगा, फिर मिलते हैं अगले क्लास में।